हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 118 है। 117 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा ये है, डॉक्टर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इनको जो है कि वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार जो है कि दिया गया। देखिए ये भारत के ही नहीं बल्कि ये पूरे एशियन में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और किसकी खोज के लिए? तो इनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की स्मृति के लिए, ठीक है। देखिए इन्होंने ये खोज किया था 28 फरवरी 1928 में, ठीक है। और बाद में जो है कि इसी 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाने लगे, ठीक है। अच्छा 2020 का जो थीम था विज्ञान दिवस का क्या था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, ये तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये CSO, इसका गठन जो है कि आपका 22 नवंबर 1991 2 मई, इसका जो है कि 2 मई जो है कि 1951 को हुआ, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि दिल्ली में है, ठीक है। देखिए इस संगठन के संस्थापक जो है कि PC महालनोबिस थे। और देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कि PC महालनोबिस मतलब इसी पे ये आधारित है, इसी मॉडल पे आधारित है, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात आती है वित्त आयोग की, ठीक है। तो वित्त आयोग का जो है कि गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अच्छा अभी जो है कि 15वां वित्त आयोग है, कब से कब तक? 2020 से 2025 तक, ठीक है। इसके कौन है अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग का? तो इनके हैं NK सिंह, ठीक है। नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग जो है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके ये बनाया गया, ठीक है। इसका भी मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। अच्छा नीति का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी जो है कि PFO का पेपर हुआ था उसमें ये आया था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नीति का फुल फॉर्म बताइएगा। देखिए बात आती है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, RBI। इसका गठन जो है कि 1 अप्रैल 1935 को किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था, ठीक है। लेकिन 1937 में ट्रांसफ़र करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में कर दिया गया। आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? तो देखिए जो ये है आपका GDP प्लस ये जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक, ये मिलके क्या होता है? तो GNP होता है, ठीक है। तो GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पहले तो ये GDP के बारे में बात करते हैं। देखिए GDP जो होता है ना कि एक वर्ष के अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर, मतलब कि देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, वो होता है आपका GDP। प्लस अगर उसी में मतलब जो बाहर मतलब विदेशों में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को सकल मूल्य
को ही जो है कि जीएनपी कहा जाता है। तो एक मतलब कुल मिलाकर के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करें तो ऐसे समझ लेते हैं कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब कि देश के बाउंड्री के अंदर प्लस बाहर मतलब विदेशों में उत्पादित की गई उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1985-86, 1977-78, 1981-81, 1991-92। देखिए अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1977-78 में। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से जो आजीविका के अवसरों की वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। ठीक है, जो भी शहरी और ग्रामीण जो गरीबी है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए समपोषणीय विकास मतलब कि आपका सतत विकास। ठीक है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये जो है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है कि ये अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1969 से ये थी आपका 74 तक। ठीक है, लेकिन जो है कि ये उस टाइम पे 1971 में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, उसके कारण जो कि ये योजना अपनी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या असफल रही। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1956 से कब तक थी? 61 तक। ये तृतीय की बात करें तो ये 1961 से ये थी आपका 66 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1985 से 90 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2011 से 2016, 2012 से 17, 2013 से 18, 2010 से 15। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी अवधि 2012 से 2017 तक। देखिए चल ही रही थी अभी, तो क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गम करता है? स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है निम्नलिखित में से किसके बदले जो है कि मुद्रा का निर्गम करता है? तो देखिए स्वर्ण के भी बदले करता है, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले भी करता है और विदेशी प्रतिभूति के बदले भी करता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के बदले करता है ये। ठीक है, देखिए आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई का जो है कि गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? एक कोलकाता में। ठीक है, लेकिन 1937 को क्या हुआ कि इसका जो है कि चेंज करके कोलकाता से कहाँ ले आया गया? ये मुंबई कर दिया गया। ठीक है, 1937 में। देखिए 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की? 7वीं में, तीसरी में, 5वीं में, 9वीं में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि कृषि के क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी? तो देखिए ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ये कब से कब तक थी? 1961 से 66 तक थी। देखिए ये उस टाइम पे -1.0 इसका जो है कि इतना प्रतिशत जो है कि वृद्धि दर्ज की गई थी ऋणात्मक में। क्यों? क्योंकि देखिए 1962 में क्या हुआ? भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 65-66 के टाइम ही क्या हुआ कि भीषण सूखा पड़ गया। ठीक है, इसी के कारण जो है कि इसमें ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है,
मूल्य में कमी होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मूल्य का गिफिन वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपरोक्त सभी। तो देखिए गिफिन वस्तुएं की बात की जा रही है, वो कौन सी वस्तुएं होती है? तो जिन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है वो गिफिन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर। तो कंपनी द्वारा जो है कि लाभांश की घोषणा की जाती है, तो ये की जाती है आपका अभिदत्त पूंजी पर। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, क्योंकि अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, इसका भार अमीरों व गरीबों दोनों पर समान पड़ता है, एंड फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पर। देखिए प्रतिगामी कर प्रणाली जो है ना एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। ठीक है, इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर जो है कि कर का अधिक भार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओस बनाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? साफ आकाश, शांत वातावरण, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, उपयुक्त सभी। देखिए ओस बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो देखिए साफ आकाश भी आवश्यक है, शांत वातावरण भी आवश्यक है और उच्च सापेक्ष आर्द्रता भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीज़ आवश्यक है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रदेश को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रदेश को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग को लव वेव्स नाम से जाना जाता है? एस तरंगों, एल तरंगों, पी तरंगों, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस तरंग को लव वेव्स के नाम से जाना जाता है? किस तरंग को जाना जाता है? तो ये एल तरंगों को जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की, तो ये भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस, एल। ठीक है, अगर हम पी की बात करें इस तरंगे की, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। ठीक है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, देखिए भूकंपीय लहरों में ये सर्वाधिक इनका गति होता है पी तरंगों का। ठीक है, ये ठोस और तरल दोनों में चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें एस तरंगे की, तो ये प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है। देखिए ये होती है आपका ध्वनि तरंगों की तरह और ये होती है आपका प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, ये केवल ठोस माध्यम में चलती है इस तरंगे, और ये ठोस और तरल दोनों में चलती है। ये क्या होता है कि ठोस माध्यम में ये चलती है, तरल में ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए पी तरंगे से एस तरंगे की गति कम होती है, सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है, उससे इसकी कम होती है। एल तरंगों की बात करें हम, तो ये धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में प्रभावित करती है ये। ठीक है, इसकी गति बहुत धीमी होती है, सबसे तेज़ इसकी होती है, उससे कम इसकी, और इसकी जो है कि सबसे कम होती है। ठीक है, लेकिन सबसे लंबा मार्ग जो है कि यही तय करती है एल तरंगे। ठीक है, और ये जो है कि बहुत विनाशकारी होती है जब भूकंप आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलड मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जलड मरुमध्य, मलक्का जलड मरुमध्य, फ्लोरिडा जलड मरुमध्य, जिब्राल्टर जलड मरुमध्य।
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा एक जलद मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यमोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इनमें से सबसे नज़दीक जो है कि आपका ये है बेरिंग जलद मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? जेम्स जिन्स, एच अल्फावेन, एफ होयल, ओ सिम्ड। तो अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये किसने सुझाव दिया था कि इनकी उत्पत्ति जो है कि गैसों और धूल के कणों से हुई है? तो ये ओ स्मिड्स थे, इन्होंने ये सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है और सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। दूसरा दिया गया है कि सुनामी साधारणतः बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती, शांत रूप से चलती रहती है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय शेल्फों के उथले जल में गुजरती है तो विनाशकारी रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ने वाली परिघटना है, बिल्कुल सही है, और सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरी बात आता है कि सुनामी साधारणतः बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती, शांत रूप से चलती रहती है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय शेल्फों के उथले जल में गुजरती है तो विनाशकारी रूप ले लेती है, ये भी सही है। देखिए एक वर्ड आता है एल नीनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को ये आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एल नीनो कहते किसे हैं? तो देखिए ऐसा होता है कि 2-3 वर्षों के अंतराल पे क्या होता है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग के पास में जो है कि गर्म जलराशि के आने के कारण निम्न वायुदाब बन जाता है, और जिस कारण क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर उठ करके क्या हो जाता है, संघनित होने लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस भाग में वर्षा होने लगती है, इसे ही हम एल नीनो कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, या थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि यह मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंध है। दूसरा ये दिया गया है कि यह भूगोल के उन समस्त हिस्सों का वर्णन करता है जो पूर्णतः भौतिक पर्यावरण से या मानचित्र कला से संबंधित नहीं है। यह वर्तमान में कई विचारधाराओं से प्रभावित है। देखिए इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। यह मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंध है, मानव भूगोल, बिल्कुल सही है। यह भूगोल के उन समस्त हिस्सों का वर्णन करता है जो पूर्णतः भौतिक पर्यावरण या मानचित्र कला से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए मानव भूगोल की बात कर रहे हैं तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण या मानचित्र कला से ये संबंधित हिस्सों को छोड़कर समस्त भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, किसके किसके इसमें अध्ययन किया जाता है? तो देखिए व्यवहारात्मक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, ग्रामीण और नगरीय भूगोल, ये सब समस्त ही आता है। बस इनको छोड़ करके मानव भूगोल की बात की जा रही है ना, ये तो भौतिक और पर्यावरण से या मानचित्र कला से संबंधित, इसको छोड़ करके। ठीक है, यह वर्तमान में कई विचारधाराओं से प्रभावित हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो ये तीनों सही है, तो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ये फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन था छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वही होता है जो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, इन्हीं से इस अभिप्राय है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
आज का क्वेश्चन है कि ऐसे टीले जो हवा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमावों से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, बरखान, लोएस, पेडिमेंट। तो जो ऐसे टीले होते हैं जो कि हवा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमावों से वो बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। और देखिए, अभी जो है ना कि स्पेशल यूपी का जो है कि यहाँ पे टेलीग्राम पे हम स्पेशल यूपी करा रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट पिक्स वगैरह हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल यूपी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।